हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5 और ओल्ड एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 7 है और इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या फिर ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है इन प्लेलिस्टों पर भी जाकर देख सकते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट होगी आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं और इन प्लेलिस्टों की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने हाशियाकरण की समझ पहले फर्स्ट पार्ट में समझ लिया था कि हाशियाकरण क्या होता है, किस तरह से लोग धीरे धीरे हाशियाकरण पर चले जाते हैं, मतलब हाशिए में आ जाते हैं किस तरह से, और कौन कौन इस हाशियाकरण का शिकार होते हैं। तो उसमें से एक आदिवासी है ना। आदिवासी लोग भी जो हैं वो भी हाशियाकरण का शिकार होते हैं और अल्पसंख्यक लोग हाशियाकरण का शिकार होते हैं और कुछ कुछ लोग जो मुख्य धाराओं से कट जाते हैं वो भी होते हैं। कई लोग रूप रंग के कारण, कई गरीबी अमीरी के कारण हाशियाकरण के शिकार होते हैं। हाशियाकरण का मतलब मोटी मोटा मैंने आपको बता ही दिया था और फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हाशियाकरण का जो मेन मतलब है कि किसी भी तरह से जो बड़े समूह हैं उनसे लोगों का अलग हो जाना। या मान लीजिए मैंने पिछले पार्ट में आपको उदाहरण दिया था कि किसी गांव में या शहर में 100 लोग रह रहे हैं और उनमें से 80 लोग जो हैं उनका एक अलग समूह है। उनके लिए सारी सुविधाएं, पढ़ने की, लिखने की, नौकरी करने की, सारी चीजों की सुविधा है, मंदिर जाना, खेलना कूदना, पार्क, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखें वो जो 20 लोग हैं वो किसी तरह से पिछड़े हुए हैं, लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनको अपने साथ मिलाना नहीं चाहते, यानी कि उन 20 लोगों के पास सुख सुविधाएं उन 80 लोगों के मुकाबले कम है। ठीक है, लोग उनसे इसलिए घृणा करते हैं कि वो पैसे में कम है या फिर वो रूप रंग उनका इतना ज्यादा आकर्षक नहीं है या फिर उनकी भाषा अलग है, उनका धर्म अलग है, उनकी जाति अलग है। किसी भी कारण से लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनको अपने से कम समझ रहे हैं उन 20 लोगों को। तो वो जो 20 लोग हैं वो क्या है, वो हाशिए पर है। ठीक है, एक तरह से जो मुख्य धारा है उससे छूट रहे हैं, उनका जो विकास है बाकी लोगों की तरह नहीं हो रहा है, उनका विकास कम हो रहा है। ठीक है, ये होता है हाशिया, हाशिए पर जाना। तो अब हम आगे के टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ से देखेंगे अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। ठीक है, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं, उसके बाद अन्य अन्य हैं। ठीक है, अगर हम पार्टिकुलर किसी स्टेट की बात करें, जैसे दिल्ली या दिल्ली के आसपास के इलाकों में हिंदू जो है वो बहुसंख्यक है। बौद्ध, सिख, ईसाई ये क्या है, संख्या में कम है। अगर हम केरल की बात करें तो वहां पर क्रिश्चियन ज्यादा हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हैं। गोवा में अल्पसंख्यक है हिंदू, जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है। ठीक है, वहां पर मुस्लिम जो है वो बहुसंख्यक है, जम्मू कश्मीर में। गोवा में क्रिश्चियन बहुसंख्यक है। यानी कि हर स्टेट और हर देश के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यकों की जो कैटेगरी है वो चेंज होती रहती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई जाति या समूह एक स्टेट में अधिक है तो हो सकता है कि वो दूसरे स्टेट में कम हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया कि केरल में क्रिश्चियन ज्यादा है जबकि हिंदू अल्पसंख्यक है। और जबकि जो पूरा देश है, अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन कुछ स्टेटों में हिंदुओं की संख्या कम भी है ना। और जैसे केरल है, गोवा है, उसमें हिंदुओं की संख्या कम है। जम्मू कश्मीर है, उसमें हिंदुओं की संख्या कम है। तो स्टेट वाइज जो अल्पसंख्यक है उनकी संख्याएं चेंज होती रहती हैं। आइए देखते हैं कि उनका हाशियाकरण से क्या संबंध है जो अल्पसंख्यक है। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, अल्पसंख्यकों का जो जिक्र है वो भारत के संविधान की अनुसूची 16 में किया गया है। ठीक है, और इस अनुसूची 16 में ही इन अल्पसंख्यकों को थोड़ा सा आरक्षण दिया गया है नौकरियों में और बाकी चीजों में, ताकि जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनका विकास भी
उसी गति से हो सके, उतना ही हो सके जितना कि अन्य लोगों का हो रहा है, ठीक है, उसी लोगों उस तरह से ही हो सके। तो इसलिए क्या किया गया है, इनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसूची नहीं है, अनुच्छेद 16 में ओबीसी का जिक्र है, यानी कि अल्पसंख्यक का जिक्र किया गया है और उनको आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जा रही है? आपको ऐसा लगता होगा जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं, जो सामान्य वर्ग के हैं, कि भाई अल्पसंख्यकों को ही क्यों आरक्षण दिया गया है ना? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उनको आरक्षण दिया गया है, या अन्य चीजों में उनको हमारे मुकाबले ज्यादा छूट दी गई है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी हैं। यानी कि अल्पसंख्यक का मतलब केवल ये नहीं है कि जो लोग संख्या में कम हैं उनको हम अल्पसंख्यक बोलेंगे, बल्कि अल्पसंख्यक से का जो मतलब है वो यहाँ तक सीमित नहीं है, उसका मतलब आगे भी है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधन की पहुंच, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास जो लोग सत्ता में नहीं है, यानी कि राजनीति में नहीं है, या फिर संसाधन की पहुंच से दूर है, ठीक है, उनको पूरी तरह से संसाधन नहीं मिल रहे हैं, बल्कि इससे सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसे कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यानी कि भारतीय संविधान इस चीज को मानता है कि जो बहुसंख्यक है, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं उनका सत्ता में वर्चस्व ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा उनके मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, है ना? तो जो लोग सत्ता में आएंगे वो क्या करेंगे, जो कम संख्या में है, जो अल्पसंख्यक है, उनको दबाने की कोशिश करेंगे, है ना? कहीं ना कहीं उनको हाशिए पे लेके जाएंगे, या उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हो जाएगा, या जो नियम कानून है वो उनको ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाएंगे, गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाएंगे, या दूसरे धर्मों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाएंगे। इसलिए जो भारतीय संविधान है, ये जो संविधान के निर्माता थे उनके दिमाग में ये सारी चीजें उस टाइम पे थी। इसलिए भारतीय संविधान में हर व्यक्ति के लिए, जो भारत में जिसका जन्म हुआ है, हर व्यक्ति के लिए उन्होंने संविधान को इस तरह से गठित किया है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। और जो स्वतंत्रता से पहले जो चीजें हो गई वो हो गई, आगे से ये ध्यान रखा जा रहा है कि वो किसी भी तरह से पिछड़े ना रहे, ठीक है, उनकी संस्कृति को हानि ना हो, किसी भी धर्म की संस्कृति को हानि ना हो, लोगों को हानि ना हो, और लोगों के ऊपर जबरदस्ती चीजों को ना थोपा जाए। इसके लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और जो अल्पसंख्यक हैं उनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाता है ताकि बराबरी पर रहें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है, और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रबंध की जरूरत करनी पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंकाओं से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस करते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध में तनाव हो जाता है। जैसे धर्मों के आधार पर लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, वो जो माहौल होता है वहां अल्पसंख्यक, चाहे वो अल्पसंख्यक किसी भी स्टेट में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म वाले हैं, अगर वो उस स्टेट में कम है तो उनको क्या है, एक तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं वो, है ना। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक
विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के प्रति दृढ़ संकल्पबद्ध है। ठीक है, संकल्पबद्ध है। इसलिए क्या है, सभी लोगों के लिए चीजों को रखा गया है। मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि मौलिक अधिकार, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, उसका संरक्षण करना किसका कर्तव्य है, ये न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखते हैं कि लोगों के किसी भी अधिकार का हनन ना हो। जैसे पहले नहीं थी ये सुविधा, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। सुविधा पहले भी थी लेकिन लोग जागरूक नहीं थे, लोग शिक्षित नहीं थे। अब जैसे आदिवासी समाज के किसी समाज को बोला जाए कि आप जमीन को खाली करो, हम यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, कुछ भी करनी है, या किसी भी गांव में जाकर बोले कि हम जमीन को अधिकृत कर रहे हैं, यहाँ पे होटल बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो जो किसान हैं, जो लोग हैं जिनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, वो हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं कि भाई इस तरह से ये हमें जबरन खाली करा रहे हैं जगह को, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी रिफाइनरी लगाने के लिए या कोई भी उद्योग लगाने के लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो देखेगी कि लोगों का किस तरह से शोषण हो रहा है या फिर उनके अधिकारों का किस तरह से हनन हो रहा है, तो दोबारा से वो उनके अधिकारों को बहाल कराएगी। ठीक है, तो वह अदालत में जा सकता है। आइए इस प्रकार प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हास्यकरण को समझते हैं। देखो, आपने ऊपर समझा अल्पसंख्यक, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं। देखो, बौद्ध भी आते हैं अल्पसंख्यक में और क्रिश्चियन भी आते हैं अल्पसंख्यक में। अगर पूरे भारत की बात करी जाए तो हिंदुओं को छोड़ के बाकी सारे लोग अल्पसंख्यक में ही आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में कौन है, हिंदू है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुसलमान अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, क्योंकि जो मुसलमानों की संख्या है वो हमारे देश में दूसरे नंबर पर है आबादी के तौर पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की जो संख्या है वो 14.2% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोरोना आ गया था और उसके बाद अब चुनाव है। तो सभी नेता अपने अपने चुनाव में लगे हुए हैं, अपनी अपनी जीत पक्का करने में लगे हुए हैं, तो किसी को जनगणना का भी ध्यान ही नहीं है। जब ये सारी चीजें खत्म होंगी तब ध्यान करा जाएगा और फिर जनगणना होगी, शायद 2025 में हो, जबकि 2021 में होनी थी। हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन बाकी सारी चीजें आजकल जरूरी हो गई हैं जनगणना के मुकाबले। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है, क्योंकि देखो हाशियाई समुदाय माना जाता है मतलब इनको पिछड़ा हुआ माना जाता है। और क्यों माना जाता है कि क्योंकि जो 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जो मुस्लिम है, देखो उनके पास हिंदुओं के मुकाबले पक्के घर कम है। ठीक है, इनका 63% है, इस पर 65% है। बिजली की सुविधा भी कम है, ठीक है, दूसरे नंबर पे है। और नल की सुविधा भी दूसरे नंबर पर है। सारी चीज इनके पास दूसरे नंबर पर है। अगर हम शिक्षा की बात करें, ये सारे आंकड़े देखो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो हिंदू कितने परसेंट साक्षर हैं, वो है 63%, मुस्लिम है 57%। और उसमें भी अगर आप लड़कियों की बात करेंगे, केवल मुस्लिम महिलाओं की बात करेंगे, यानी कि अगर भारत के पूरे देश की महिलाओं की बात करें और उसमें केवल मुस्लिम महिलाओं की से कंपेयर करेंगे, तो मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो बहुत कम पढ़ती हैं, मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो बहुत कम पढ़ती हैं। कई जगह सुविधा नहीं है और कई जगह जो लोग हैं वो अपनी बेटियों को बाहर जाने से रोकते हैं कि अगर आप बाहर पढ़ोगे लिखोगे तो मतलब किसी भी तरह से वो देख सकते हैं कि वो उनको अच्छा नहीं समझते हैं। तो इसलिए जो साक्षरता दर है, आप देखेंगे कि देखो अल्पसंख्यक में ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और जैन भी आते हैं, लेकिन जो इनके बच्चे हैं वो खूब पढ़ रहे हैं। देखो ईसाइयों के भी खूब पढ़ रहे हैं 74%। सबसे ज्यादा ईसाई जो है वो दक्षिण भारत में है और केरल में मेन ज्यादा है, केरल में, गोवा में। तो देखो वहां की साक्षरता दर कितनी है, 74% है ना। और जबकि ये संख्या में इनके अकॉर्डिंग ज्यादा है, फिर भी ये जो मुस्लिम बच्चे हैं वो कम पढ़ते हैं। ठीक है, और देखो बौद्ध भी कितने पढ़ रहे हैं,
और सबसे ज्यादा कौन पढ़ रहा है? जैन अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, है ना। और पिछड़े कौन रह रहे हैं? सबसे पिछड़े हैं मुस्लिम, ठीक है। जो मुस्लिम बच्चे हैं वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या तो उनके माता पिता स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, या जो भी समस्या आ रही है वो सब गवर्नमेंट देखती है कि, और किसके आधार पर देखती है? जनगणना के आधार पर देखती है। अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो देखो आबादी में इतने हैं, 13.5% इन्होंने गलत लिख दिया, 14.5% है, लेकिन आईएएस इतने बनते हैं, आईपीएस इतने परसेंट बनते हैं। मतलब अगर आप परसेंट में देखें तो कितना कम इनका विकास हो रहा है जो मुस्लिम है उनका। तो आंकड़ों के आधार पर देखा जाता है और उसी के आधार पर हर बार नियम बनते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखा गया है तो इनको विशेष सुविधा दी जा रही है, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को भी। और ये जो स्कूलों में अब फ्री एजुकेशन मिल रही है वो इसकी वजह से ही मिल रही है, ताकि सभी की पहुंच तक शिक्षा हो सके, ठीक है। अब पैसे तो खर्च होते नहीं है, तो गरीब से गरीब बच्चा भी स्कूल में जाकर पढ़ सकता है। उसके माता पिता को पता है कि 1 रुपये भी हमारा खर्च नहीं होगा, किताब भी फ्री मिलेंगी, स्कूल में खाना भी मिलता है। कई लोग देखो इतने ज्यादा गरीब होते हैं कि उनके पास खाना तक नहीं होता है, ठीक है। तो उनके लिए ही, ऐसे लोगों के लिए ही सरकारी स्कूल होते हैं। आइए थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्या है। 6 से 14 साल के उम्र के 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं। किसी भी सामाजिक धार्मिक समुदाय के मुकाबले यह संख्या बहुत बड़ी है। किसकी है यह संख्या 25%? ये है मुस्लिमों की, क्योंकि मुस्लिमों की ही बात हो रही है ऊपर, तो मुस्लिमों की संख्या है। और इनमें जो संख्या में ज्यादा है वो लड़कियां हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर लड़कियों की जो संख्या है पढ़ाई की वो बहुत कम है, ठीक है। बहुत कम लोग अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो मदरसों में पढ़ते हैं, और मतलब 2-4 साल, 5-6 साल मदरसों में ही पढ़ते हैं, और वो उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी वजह से जो मुस्लिम है उनकी साक्षरता दर कम है। साक्षरता दर का मतलब होता है कि शिक्षा का लेवल उनका कम है, यानी वो पढ़े लिखे कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुस्लिम विकास के भिन्न संकेतों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतों के हिसाब से मुस्लिमों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक स्कूल में शिक्षा ले पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिमों के आर्थिक व सामाजिक हाशिया के कई पहलू हैं, मतलब कई वजह से वो जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से वंचित रहते हैं। अब देखिए क्या क्या वजह है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी रीति रिवाज हैं और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग है। सब नहीं लेकिन कुछ मुस्लिमों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इस कारण अक्सर उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम सब लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यह सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव करने का बहाना बन जाती है, ठीक है। ये जो देखो अभी जो आ रही है यूसीसी जो सिविल को सॉरी यूनिफॉर्म वाली जो नियम आ रहा है अभी, है ना, यूसीसी जो नियम आ रहा है अभी, उसमें क्या है कि इस तरह की किसी भी चिन्ह को आप स्कूल में पहनकर नहीं आएंगे, ताकि जो बच्चे हैं उनके अंदर भेदभाव की भावना ना आए। देखो कौन कौन से चिन्हों को इसमें दर्शाया गया है कि जैसे जो लड़कियां हैं वो बुर्का पहन के आती हैं, या लड़के लंबी दाढ़ी
रख रहे हैं या फैज वाली टोपी पहन के आ रहे हैं, तो इन चिन्हों से क्या है, आपके धर्म का पता चलता है। तो सरकार ये चाहती है कि जो भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी बच्चा अपने धर्म के निशान को स्कूल में नहीं पहनकर आएगा। जैसे हिंदू हैं तो वो टीका नहीं लगा के आएंगे, गेरुआ रंग के कपड़े नहीं पहन के आएंगे, अगर मुस्लिम है तो वो बुर्का नहीं पहन के आ सकती है ना, इस तरह की चीजें नहीं करके आ सकती जिससे आपका धर्म का पता चले, क्योंकि ये सारी चीजें आपके धर्म को दर्शाती हैं और उसी से बच्चे आपस में भेदभाव करना सीखते हैं और आगे जाके ये एक तनाव भरा माहौल हो जाता है और जो भाईचारा जैसी चीज है वो कहीं ना कहीं खत्म होती चली जाती है। इसलिए सरकार यूसीसी ला रही है कि जो यूनिफॉर्म है वो जो प्रॉपर यूनिफॉर्म है स्कूल की उसको ही आप पहन के आओगे, आप किसी भी धर्म के चिन्ह को पहनकर स्कूल में एंटर नहीं करोगे। और कुछ लोग इस तरह का एजेंडा चला रहे हैं कि ये मुसलमानों के संस्कृति को या धर्म को एक धक्का है या फिर उनके साथ गलत चीजें हो रही हैं। तो मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि ये केवल और केवल मुस्लिमों के लिए कानून नहीं बनाए जा रहे हैं, ये हिंदुओं के लिए भी है। अगर बुर्के पर रोक लग रही है तो टीका लगाने पर भी रोक लग रही है, ठीक है, गेरू रंग के कपड़े पहनने पर भी रोक लग रही है, ठीक है, और जो ईसाइयों का चिन्ह होता है उसको पहनने पर भी रोक लग रही है, सब सारी चीजों पर रोक लग रही है। ऐसा नहीं है किसी एक ही लोग को टारगेट किया जा रहा है। ये तो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो हमें आपस में भिड़ाती रहती हैं कि देखो अल्पसंख्यकों के साथ ये गलत व्यवहार हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ चीजों को जो न्यूज वाले हैं वो बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं और आप लोग आपस में लड़ जाते हो, जबकि जो जो गवर्नमेंट की जो मंशा है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसको आप अगर गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट किसी एक धर्म को या एक जाति को निशाना नहीं बना रही है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सभी बच्चे जो स्कूल में हैं वो समान दिखाई दें, ठीक है, एक जैसे दिखाई दें, है ना। और हर स्कूल में जो प्रॉपर ड्रेस है उसमें बच्चे आए, ना कि अपने धर्म के हिसाब से अपने ड्रेसअप होके आए। अगर आपको अपने कल्चर को आगे लेके जाना है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी को भी, तो आप अपने घर पर पहन के रहिए, आपको कोई मना थोड़ी ना कर सकता है। बाजार में घूमिए उस तरह की, अगर आपको वो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है। मैं सभी धर्मों के बच्चों से ये कहना चाहती हूँ या जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं कि सारी चीजों को पहले आप समझिए, उसके बाद विरोध कीजिए। और अभी आप ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हाशियाकरण कितनी खतरनाक चीज है, ठीक है। बच्चों में अगर भेदभाव जागृत हो जाएगा, थोड़ी सी भी चिंगारी हो जाएगी, वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे, ठीक है। तो जब बच्चों को यही नहीं पता होगा कि ये कौन से धर्म का है कौन से धर्म का नहीं है, तो आपस में घुलेंगे मिलेंगे, प्यार बढ़ेगा और आगे जाके जो नफरत जैसी चीजें उनके लिए जगह बचेगी नहीं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट पहले से सोच रही है और हम सबके लिए ये अच्छा कानून आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुस्लिमों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में जिन इलाकों में पहले रहते थे वहां से निकालने लगे हैं। अक्सर अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगा है। कभी कभी उन्हें पूर्वाग्रह या घृणा या हिंसा को भी जन्म देता है। इस अध्याय में उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुस्लिमों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इस अध्याय में पीछे वाले आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमानता स्थिति के बारे में भी पढ़ चुके हैं। देखो मैंने बताया हाशियाकरण का शिकार कहीं ना कहीं औरतें भी हो रही हैं। जैसे औरतें, महिलाएं, पहले महिलाओं की भर्ती पुलिस में नहीं होती थी। अगर बहुत पहले की बात करें, अगर आप 20-30 साल पुरानी बात करें तो बहुत कम महिलाएं जो थी वो फौज में जाती थी या पुलिस में जाती थी। और अब इस तरह की चीजें नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा समाज बदल रहा है, कुछ लोग बदल रहे हैं और लड़कियों के अंदर भी आत्मविश्वास आ रहा है। देखो भेदभाव जो है वो घर से ही चलता है। अगर आप अपनी लड़कियों को सपने देखने की आजादी देंगे, उनको पूरा करने के लिए उनको आप छूट देंगे, तो उस तरह से अगर सब अपनी अपनी लड़कियों को आजादी देंगे तो समाज चेंज होगा।
और जिन परिवारों में आज भी लड़कियों को पढ़ने लिखने की छूट नहीं है, आपके आसपास में अगर ऐसा है तो आप उनको समझाइए कि पढ़ना लिखना लड़कियों का जन्म सिद्ध अधिकार है और उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए अगर आप शोषण से बचना चाहते हो ना, किसी भी तरह के शोषण से, तो आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आपको पता ही नहीं है, आपके लिए नियम कानून बने हुए हैं, आपको पता ही नहीं है। इस सारे समूहों के अनुभव से पता चलता है कि हास्यकरण एक जटिल परिघटना है। इससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियां, साधन और सुरक्षा की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी को बराबर की जिम्मेदारी बनती है। देखो, मैंने यही बताया आपको ऊपर कि इन सबसे हास्यकरण से और इन सबसे बचने के लिए क्या है, सरकार क्या ला रही है, यूसीसी लेके आ रही है। तो आप सभी को उस नियम का सम्मान करना चाहिए और आपके जो भी संस्था में आप काम करते हैं या जिस भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, वहां के बच्चों को आप फॉलो भी करवाना, ठीक है, कि आप भाई प्रॉपर ड्रेस में आओ, या आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल में जो भी ड्रेस है उस ड्रेस में आप आइए, ठीक है। और धर्म को आपको आगे लेके जाना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता उसमें। बाकी के टाइम आप जब ऑफिस में या स्कूल में नहीं होते हैं तो आप पहन के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठा छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। यानी कि जो अनेकता में एकता का जो सूत्र हमारा देश पूरी दुनिया को दे रहा है, वो कभी भी साकार नहीं हो पाएगा अगर हम इस तरह की चीजों में फंसे रहेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस पाठ को पढ़ने से, इस लेसन को पढ़ने से हमें क्या सीख मिली, वो चीज हम देखेंगे। इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभव के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया कि इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय का अलग अलग तरह से महसूस भी करते हैं। हमने यह भी देखा कि हास्यकरण का संबंध आभा, पूर्वग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। पूर्वग्रह का मतलब होता है कि हम किसी के बारे में गलत धारणाएं बना लेना। जैसे कि ऊपर वाले चैप्टर में, मतलब ऊपर के जो पैरा थे हमने उनमें पढ़ा था कि हमने पूर्वाग्रह बना रखा है कि जो आदिवासी लोग हैं वो डांस वांस करते रहते हैं, उनकी इस तरह की संस्कृति है, ये है वो है, जबकि हम उनका दूसरा पहलू नहीं देखते हैं कि उनका जो जीवन है कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ है ना। हमने बना रखा है अपने माइंड में पूर्वाग्रह कि जो आदिवासी लोग हैं वो पढ़ना लिखना पसंद नहीं करते, अल्पसंख्यक लोग पढ़ना लिखना पसंद नहीं करते। लेकिन दूसरा पहलू हमें ये भी देखना चाहिए कि आखिर उनके साथ ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, ठीक है, किस वजह से वो हाशिया पे पहुंच गए धीरे धीरे, ठीक है, पहले तो नहीं थे ना, अब ये क्या है, धीरे धीरे ये क्यों पहुंच गए। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए, ना कि हमें पूर्वाग्रह बना लेना चाहिए अपने माइंड में कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही रहेंगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं, दलित भी हैं इस तरह। देखो, दलित का मतलब होता है एससी, ठीक है, दलित का क्या मतलब होता है, एससी, आप लोग जानते होंगे। जब आप फॉर्म फिल करते हैं अपनी कक्षा में एडमिशन के लिए तो वहां पे पूछते हैं ना कि आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से, तो ये एससी है। भी इस तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक भी बराबर नहीं मिल पाते। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जिनको सारी सुविधा नहीं मिल रही है वो गरीब ही रह जाते हैं हास्यकरण की वजह से, बल्कि उनको शिक्षा भी नहीं मिल पाती है और अन्य संसाधन भी नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट है, इसके बावजूद हाशियाकरण समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा के लिए एक ही तरह से हाशिया पर नहीं रहता, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा किसी एक
समुदाय के साथ या एक किसी जाति के साथ आप गलत व्यवहार करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग अगर कोशिश करेंगे, पूरा समाज कोशिश करेगा, तो जो लोग हाशिया पर पहुंच गए हैं उनको वापस से अपनी बराबरी में लाया जा सकता है। और ये ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि जो लोग हाशिया पर पहुंच गए हैं वो हमेशा हाशिया पर ही रहेंगे, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, संविधान के जो निर्माता हैं उन्होंने इस तरह के नियम बनाए हैं, इस तरह के अनुच्छेद बनाए हैं कि जिससे जो हाशियाकरण है ये काफी हद तक हमारे देश में कम हो पाया है और आगे भी कम होता रहेगा। ठीक है, अभी मैंने देखा ना, जनगणना के द्वारा अध्ययन किया गया कि इस तरह ये जो मुस्लिम है, मुस्लिम बच्चे हैं, वो पढ़ाई लिखाई से वंचित रह रहे हैं, तो इनके लिए फिर और कानून बनाए गए और बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जा रही है ताकि जो हाशियाकरण है वो काफी हद तक कम हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताएं बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों और विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने हाशियाकरण का सामना किस तरह से किया। अब अगले चैप्टर जो होगा आप उसमें ये चीज जानेंगे कि जो लोग हाशिया पे पहुंच गए उन्होंने किस तरह से हाशियाकरण से वापस आने का किस तरह, मतलब किस तरह से उन्होंने क्या तरीका अपनाया है जो वो हाशियाकरण से वापस आ सके हैं और किस तरह से उन्होंने हाशियाकरण का सामना किया, वो सारी चीजें आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखिए, जो हाशियाकरण के लिए जो सबसे लंबी लड़ाई लड़ी वो आपके भीमराव अम्बेडकर थे और उन्होंने बहुत बहुत काम किया हाशियाकरण पर, जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत बहुत योगदान है उनका, उन लोगों के लिए जो हाशिया पर थे आजादी के समय में, और उनकी ही वजह से ये जो अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान में लिखे गए हैं, अनुच्छेद उनकी वजह से ही लिखे गए हैं, क्योंकि उन्होंने इन हाशिया पर गए हुए लोगों पर विशेष ध्यान दिया था, चाहे वो किसी भी जाति के थे, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, है ना। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी आपको लगा है जो कि गलत हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी कमेंट को खुद रीड करती हूँ और उसका रिप्लाई करती हूँ, तो प्लीज कमेंट कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर